आफ्टरनून एवरीवन, मैं आप सबके सामने रिता सिद्दीकी। देन आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। हमारा 2 यूनिट फिनिश हुई, तो अब हम बात करेंगे अपने 3 यूनिट के 3 पॉइंट का। 3 यूनिट का 3.1 यहाँ पे है। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ASD कॉन्सेप्ट, एटियोलॉजी, प्रिवलेंस, इंसिडेंस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मिथ्स, रिसेंट ट्रेंड्स एंड अपडेट। पहले समझते हैं क्या चीज़ मांग रहा है हमसे। जो हमारा यूनिट का पॉइंट है वो क्या चीज़ चाहता है हमसे। एक बात हमने नज़र आ रहा है, एक टर्म हमें ASD, इसे हमने बहुत बार सुन रखा है। मैंने फुल फॉर्म जान के नहीं लिखी हुई ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं और ख़ुद से ढूंढने की कोशिश करें। देन आई होप जिसको अभी तक मालूम होगा ना, जिसने पढ़ रखा होगा सही से, वो उसके दिमाग में चीज़ आ गया होगा कि ASD की फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ, ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ASD के बारे में होने वाला है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। यहाँ पे क्या मांग रखा है, सबसे पहले परिचय मालूम कर रखा है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद इसकी अवधारणा मालूम की है, एटियोलॉजी, इसकी व्यापकता घटना, उसका ऐतिहासिक परिचय, क्या इनमें मिथक हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, और इसके रिसेंटली क्या अपडेट है, रिसेंटली क्या ट्रेंड में है, जो उसका मतलब हाल फिलहाल में कोई शोध हुआ है उसके हिसाब से क्या ASD के घटना के बारे में बात की गई है, कितना बड़ा है, कितना घटा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके अपना बात करते हैं आज टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ASD का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है। ऑटिज़म ग्रीक भाषा के, जो हमारी एक लैंग्वेज होती है ग्रीक, उसका शब्द है ऑटस। ऑटिज़म कहाँ से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है ऑटस से बना हुआ है। ऑटस शब्द से लिया गया है, जिसमें कन्वर्ट करके क्या बना, ऑटिज़म बना, जिसका अर्थ होता है अपने आप में खो जाना या स्वयं में लीन रहना। मतलब कि कभी कभी हमारे साथ ये कंडीशन होती है, बट हमारे साथ कभी कभी होती है, बट इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनकी कंडीशन सिमिलरली एक सी बनी रहती है। कभी कभी हम लोग खुद में खो जाते हैं या खुद से बातें करने लगते हैं। इस तरह की कंडीशन हमारे साथ रिसेंटली होती है, जब हम लोग कभी कोई स्ट्रेस में होते हैं ना, या कोई तनाव में हम होते हैं। ऐसे बच्चों में सामाजिक, व्यवहारिक, बोलचाल तथा शारीरिक विकास, सुनने आदि समस्याओं का मिला जुला क्या है, व्यवहार देखने को मिलता है। इन बच्चों में कैसा व्यवहार देखने को मिलता है, जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं, जिनका व्यवहार बिहेवियर भी पिछड़ा होता है, जिनकी बोलचाल जो कम्युनिकेशन करती है वो भी इफेक्ट होती है, इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास होता है वो भी इफेक्टेड होता है, और इन्हें सुनने में भी समस्या होती है। जो मैंने जितने भी सारे अभी मैंने ये आपके सिम्टम्स पढ़े हैं, ये सब एक ही बच्चे में देखने को मिलते हैं। इसका सब मिला जुला क्या व्यवहार एक ही बच्चे में देखने को मिलता है, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। स्वालीनता से ग्रसित बालक की पहचान 3 वर्ष की अवस्था तक पहचाना जा सकता है। जैसे हम लोग इनकी पहचान कौन सी एज तक कर सकते हैं, मतलब कि कौन सी एज तक इन बच्चों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो वो है 3 वर्ष तक की आयु तक इन बच्चों में क्या देने लगते हैं, ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे बाल्यावस्था स्वालीनता कैनर की व्याधि सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाल्यावस्था स्वालीनता कैनर की उपाधि से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग किया था, ये आइडेंटिफाई किया था, वो कैनर ने ही आइडेंटिफाई किया था कि ऑटिज्म होता है। इसमें इस प्रकार के लक्षण इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। स्वालीनता पे हुए शोधों के आधार पर यह देखा गया है कि 10,000 में से 4 बच्चे प्रभावित होते हैं। कैसे, अगर हमारे किसी एरिया में 4,000 लोग हैं, तो उस एरिया में आपको 4 बच्चे कैसे मिलेंगे, इफेक्टेड मिलेंगे ऑटिज्म से। और जो ऑटिज्म होता है यह है लड़कियों की तुलना में, कहाँ पे, लड़कियों की जो तुलना होती है उसमें हमें लड़कों में अधिक देखने को मिलता है। जो ज़्यादा केस होंगे वो लड़कों के होंगे और कम केस लड़कियों में होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ऊपर, हमने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट के बाद आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं उसे दोबारा से रिपीट करती हूँ, वेट।
हमने प्रीवलेंस देख लिया कि कौन से बच्चे होते हैं ना। अभी हमने नीचे देखा था कि कौन कितने बच्चे होते हैं, 400 1000 10,000 में से 4 बच्चे इफेक्टेड होते हैं, कौन सी तुलना में लड़की ज़्यादा होती है लड़की ज़्यादा होती है। हमने अपना एक कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने इसका प्रीवलेंस देखा। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ती चली जाऊँगी ताकि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ना हो ना, व्यापकता घटना देखिए हमने कहाँ पर किस तरह की घटना इफेक्टेड होती है। अब हम थोड़ा सा इसका इतिहास पर बात करेंगे। ऐतिहासिक से पढ़ने से पहले जो जो पॉइंट मैं आपको पढ़ाती चली जा रही हूँ मैं उसको आपको इनसे मतलब कि इंडिकेट कर रही हूँ कि मैंने इस टाइम पे इसका ये वाला पॉइंट कवर कर लिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो चीज़ों को। ओके, आगे हम फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। इसकी परिभाषा की बात करें हम कि ऑटिज्म की परिभाषा क्या होती है। यहाँ लिखा है अमेरिकन विकलांग अधिनियम 1990 के अनुसार यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको हम पढ़ते हैं और पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं। स्वाधीनता एक विकासात्मक विकलांगता है। स्वाधीनता क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो मुख्य रूप से शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। जो हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके? स्वाधीनता के, वो हमारी सबसे पहले कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, चाहे वो हमारी वर्बली हो या फिर हमारी नॉन वर्बली। और जो हमारे सामाजिक स्किल्स होते हैं, जिस तरीके से हम समाज में सोसाइटी में जाकर दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी ये शक्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करता है। क्या? ऑटिज्म के लक्षण। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष से पूर्व घटित होती है। जिस टाइम बच्चे में ये समस्या ग्रसित होती है कि बच्चा ऑटिज्म है, वो 3 वर्ष से, जिस टाइम उसका बर्थ होता है और 3 वर्ष से पहले पहले क्या होती है, ये बच्चे के अंदर स्थिति आ जाती है जो बच्चे के शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित करती है। परंतु इसके साथ एक अन्य लक्षण भी होता है जो एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। सबसे पहले ये जो हमारे ऑटिज्म के जो लक्षण होंगे वो बच्चे का जो एकेडमिक लेवल होगा, जो उसका शैक्षणिक निष्पादन होगा, उसे इफेक्ट करेगी। उसके साथ साथ एक अन्य फेरो, एक बहुत मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा देखने वाला लक्षण, एक ही चीज़ रिपीटेशन, किसी भी चीज़ को, एक्टिविटी को, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना, ये सब क्या देखने को इन बच्चों में मिलता है। आगे देखें क्या लिख रखा है। दिनचर्या में परिवर्तन, अनावश्यक अंतःक्रिया एवं संवेदी अनुभूति होती है, जो कि इन बच्चों में गंभीर रूप से भावात्मक कमी होती है। इन बच्चों में क्या होती है? भावनात्मक रूप से क्या होती है? फीलिंग्स और इमोशंस का क्या होती है? कमी होती है। जैसे इनका हम बात कर रखी है दिनचर्या में कमी की, इनके डेली रूटीन में किसी प्रकार का चेंजेस कर दिया जाए तब इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। अनावश्यक अंतःक्रिया क्या है? कोई अननेसेसरी किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। जो इनके सेंसेस होते हैं, सेंसेस में किसी प्रकार की क्या है? अनुभूतियाँ देखने को मिलती हैं। ये सब समस्याएं होती हैं इन बच्चों में, और इन बच्चों में फीलिंग्स एंड इमोशंस की कमी होती है, लैक होती है, वो इमोशंस होती है। यहाँ हमने एक परिभाषा देखी ऑटिज्म की, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको सिर्फ ऐसी वर्बली बताऊंगी, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक कमी, वही बात हमने ऊपर भी पढ़ी अभी कि इनमें क्या सामाजिकता की कमी देखने को मिलती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ बाहर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन सब बच्चों में क्या देखने को मिलती है? सामाजिक अंतःक्रिया देखने को कमी मिलती है। भाषा और संप्रेषण में गुणात्मक कमी मिलती है। वही जब हम बाहर जाएंगे, दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके जो हम उनसे कम्युनिकेशन बनाते हैं, वो सब इन बच्चों में क्या है? इनकी कमी होती है। इसके बाद व्यवहार तथा रुचि में गुणात्मक कमी होती है। इनके जो बिहेवियर में कुछ ना कुछ समस्या होती है, ऑड बिहेवियर होता है, और इनका इंटरेस्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ की तरफ नहीं होता है ज़्यादातर। ये इनके लक्षण हैं, जो इनके मेनली लक्षण हैं इन बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके प्रकार देख लेंगे। जो हमारी मेनली जो कंडीशंस होती हैं, जो हमारी स्वाधीनता या ऑटिज्म से मिलती जुलती होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ये सब डीपली मैं आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ा चुकी हूँ, तो ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगी। जो मेन इस टाइम पे पेपर में मांगा है, आपके इस यूनिट ने मांगा है, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें दूँगी। फर्स्ट है आपका यूटिस्टिक डिसऑर्डर, आपका है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसके बाद है आपका एस्पर्जर सिंड्रोम, उसके बाद है आपका रेट सिंड्रोम। मोस्टली जो इसकी 4 कॉमन कंडीशंस होती हैं, सिमिलर कंडीशन तो होती है, ठीक है। मैं इसे डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपकी अपनी पहली वाली वीडियो में। अगर आप लोग भूल गए तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के, हमारे ऑटिज्म की क्या हिस्ट्री थी, प्राचीन काल में क्या होता था, ये कौन सा पहले देखने को मिला हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ में नज़र आ रहा है इतिहास, मतलब हिस्ट्री। इसका डोनाल्ड ट्रिपलेट ऑटिज्म से
पीड़ित पहले व्यक्ति थे। जब ऑटिज्म को आइडेंटिफाई किया वो कौन से टाइम से किया, वो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे कोई व्यक्ति होंगे, वो इस रोग से क्या थे, वो ग्रसित थे। वो कौन से सन में थे, 1938 में पहली बार जांच किए जाने के बाद कैनर द्वारा इनका निदान किया गया था। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो कैनर थे सबसे पहले उन्हें इनकी उपाधि मिली थी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था ऑटिज्म को। तो जब अब पहले बात सुनते कि हम 1938 में डोनाल्ड ट्रेम्बलेस को आइडेंटिफाई किया गया था कि इन व्यक्ति को क्या है, ऑटिज्म से पीड़ित हैं, और उन्हें केस 1 के रूप में लेबल किया गया था। क्या, अब जब से इन्हें आइडेंटिफाई किया, इससे पहले लोग होंगे लोग इस तरह के नहीं कि पहली बार डिसेबिलिटी हुई थी, बट हम लोग आइडेंटिफाई उस चीज़ को नहीं कर पाए थे। तो जब बात पता चला इस बारे में, लोग अवेयर हुए, तो डोनाल्ड ट्रिपल एट क्या थे, वो पहले केस माने गए 1938 में कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था कि ऑटिज्म नाम की भी कोई बीमारी या दिव्यांगता होती है। ट्रिपलेट को उनकी शानदार क्षमताओं के लिए जाना जाता था। ट्रिपलेट क्या है, अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ऑटिज्म है तो उसके अंदर सब क्या है, कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। इन लोगों के अंदर कुछ क्षमताएं भी होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति से अलग होती हैं और वो पॉजिटिव वे में होती हैं। क्या क्या होती हैं, विशेष रूप से एक पियानो पर बजने वाले संगीत नोटों को नाम देने और मानसिक रूप से संख्याओं को गुणा करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ पर होता है, संगीत में इनका इंटरेस्ट होता है, इनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में होता है। ठीक है, संगीत में इंटरेस्ट होता है, इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है। जब संगीत और म्यूज़िक की हम बात करें कि अच्छा गा लेते हैं, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है तो वो अच्छे तरह से बजाते हैं, इनका अपना अलग वे में इस एरिया में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। विशेष रूप से क्या है, पियानो पर बजने वाले संगीत नोटों को नाम देने और मानसिक रूप से संख्याओं को गुणा करने में सक्षम होने के कारण होते हैं। ये क्या है, जब हम देखते हैं पियानो पे संगीत बजता है, उसके कुछ नोट्स होते हैं, उसको किस तरह से बता सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई संख्या है, संख्याओं को गुणा करने में क्या होते हैं, वो अच्छे से सक्षम होते हैं। इनके पिता ऑलिवर ने इन्हें सामाजिक रूप से पीछे हटने वाला बताया, लेकिन संख्या पैटर्न के बताया कि जो इनको जो सोशल लेवल पे क्या है, सोशल लेवल इनका अच्छा नहीं है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जो इनका संख्या पैटर्न था या फिर इनका संगीत नोट्स था, वर्णमाला के अक्षरों और अमेरिकी राष्ट्रपति के चित्रों में रुचि रखते थे। क्या कोई मतलब जब पिक्चर्स में रुचि रखते थे, वर्णमाला को के अक्षरों को अच्छे तरह से ये मतलब अपने माइंड में इमेजिन कर पढ़ लेते थे या फिर उसे रिपीटेशन के साथ पढ़ते थे। संगीत, इन्हें सॉन्ग वगैरह में इंटरेस्ट था, नंबर सिस्टम में इंटरेस्ट था, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से कर लेते थे। 2 साल की उम्र तक उनके पास 23वें स्त्रोत का पाठ करने की क्षमता थी। क्या है, 2 साल तक के जब थे तो उनके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो चीज़ों को पढ़ लेते थे, उन पाठ करने की क्षमता थी। और उन्होंने प्रेसबिटेरियन जो है 25 प्रश्नों और उत्तरों को क्या है, उत्तरों को कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने म्यूज़िकल कॉर्ड बनाने में भी दिलचस्पी ली थी। क्या है, इनका मतलब कि म्यूज़िकल में इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने म्यूज़िकल कॉर्ड बनाने में भी क्या किया था, अपना इंटरेस्ट जताया था। और इनकी जो पढ़ने की क्षमता थी वो 2 साल तक की एज की अच्छी थी, जिन्होंने 25 प्रश्नों और उत्तरों को सोचिए, 25 क्वेश्चन एंड आंसर थे उनको याद कर लिया था कंठस्थ मतलब। तो इनकी एबिलिटी ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में कुछ ना कुछ कमी ही देखने को मिलेगी, इसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे इतिहास पढ़ा, आगे हम देखते हैं दूसरा क्या पढ़ने को हमें मिलता है। यहाँ हम देखेंगे मिथक कि कौन से मिसकंसेप्शन था। डॉक्टर गुंजन भारद्वाज, क्या है, डॉक्टर गुंजन भारद्वाज संस्थापक CEO इनोप्लेक्सिस यूरिया ऐप ने डॉक्टर मिलन बालाकृष्णन के साथ मिलकर, किसने, डॉक्टर गुंजन भारद्वाज ने और डॉक्टर मिलन बालाकृष्णन के द्वारा मिलकर ऑटिज्म से जुड़े कई मिथकों को क्या किया है, खारिज किया है, मतलब कैंसिल किया है इन्हें, जो शामिल हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन थे जो लोगों ने बिना वजह फैला रखे थे, उनका ऑटिज्म होने के उनका कोई कारण नहीं बनता था। तो इन दोनों जो डॉक्टर्स थे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसे कैंसिल किया कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथक है, ऐसा नहीं होता है रियल में। अब हम एक एक करके उस मिसकंसेप्शन को पढ़ने का ट्राई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपका फर्स्ट में क्या दे रखा है, ऑटिज्म ठीक हो सकता है। फर्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन क्या था, ये मिथक क्या था कि जो ऑटिज्म कोई जो दिव्यांगता है उसे ठीक किया जा सकता है। बट एक चीज़ हम सभी जानते हैं, जो ऑटिज्म होता है वो एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। डेवलपमेंटल कंडीशन इंप्रूव हो सकती है बट हम उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बात करी है, हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ऑटिज़म को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे प्रबंधित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। आत्म केंद्रित तंत्रिका तंत्र का एक आजीवन विकासात्मक विकार है, ना कि एक बीमारी जिसका इलाज किया जा सकता है। वही हमने ऊपर बात करी, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, ये एक कंडीशन है जो आजीवन रहेगा, जो व्यक्ति के साथ क्या है जीवन भर रहेगा। ये कोई बीमारी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीमारी का इलाज करके ठीक कर सकते हैं, बट जब एक कंडीशन है, एक दिव्यांगता है, तो उसकी कंडीशन को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसका मैनेजमेंट करके हम उसको बेहतरी, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। शुरुआती साक्ष्य आधारित मानसिक मनोसामाजिक हस्तक्षेपों तक एक वेट है ना, समय पर पहुंचे ऑटिज्म वाले लोगों को प्रभावी ढंग से संवाद करने और सामाजिक रूप से बातचीत करने की क्षमता में सुधार कर सकती है। इसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फिर वही चीज़ दोहरा सकते हैं कि अगर हम इन्हें अच्छा मैनेजमेंट दें, इनकी कंडीशन जो इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस स्पेशलिस्ट की, जिस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, इन्हें हम अगर इन तक वो चीज़ें हम ऑन टाइम पहुँचा सकते हैं, तो इनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट मिथक था जो लोगों के दिमाग में था कि जो ऑटिज्म कंडीशन है वो ठीक की जा सकती है, बट इसे डॉक्टर्स से मिलकर क्या कर रखा है, खारिज कर रखा है कि इस तरह की कंडीशन नहीं होती हैं, इस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता, बस इम्प्रूव किया जाता है मैनेजमेंट करके। सेकंड मिथक पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, मिथक 2 में क्या दे रखा, ऑटिज्म टीकों के कारण होता है। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग टीकाकरण कराते हैं अपने बच्चों का, तो हमारा सेकंड मिसकंसेप्शन था कि अगर हम लोग बच्चों के अपने ज़्यादा टीके लगवाएंगे तो जिसके कारण क्या, बच्चा ऑटिस्टिक हो जाएगा, जिससे ऑटिज्म हो जाएगा। 11 वर्षों से अधिक आयु के 600,000 बच्चों पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने इस मिथक को क्या किया, खारिज कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इसके अनुसार दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है कि टीकाकरण होने के कारण क्या है बच्चा ऑटिज्म होता है। इन दोनों में कोई भी क्या है संबंध आपस में नहीं है, इसलिए इसको क्या कर रखा है, खारिज कर रखा है अपने शोध के अनुसार। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं डिप्रेवेशन DCC के अनुसार टीके लगवाना और ऑटिज्म विकसित करने के बीच कोई संबंध नहीं है, ना ही टीके की सामग्री अभी ASD के बीच कोई संबंध है। यहाँ इन्होंने बात कर रखा है, एक शोध हुआ सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन DCC के अनुसार इन्होंने ये साबित किया गया है कि टीका लगवाने और ऑटिज्म होने के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इस कारण इस जो हमारा ये मिथक था उसको भी क्या कर दिया गया है, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। आगे देखें क्या बात करते हैं यहाँ पे हम, इसका थर्ड मिथक पहचानते हैं कि पढ़ते हैं, सॉरी। ऑटिस्टिक लोगों में कोई भावना नहीं होती है, वो हिंसक होते हैं। जो हमारा 3 मिसकंसेप्शन है कि जो ऐसे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म होता है वो बच्चों में क्या है, कोई इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होती हैं, उन्हें कोई दर्द तकलीफ दुख खुशी कुछ नहीं होती है, और वो क्या होते हैं, हिंसक होते हैं, हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसमें पढ़े हम क्या लिखा है, ऑटिस्टिक लोगों में भावनाएं होती हैं लेकिन उन्हें व्यक्त करने में कठिनाई होती है। साथ ही ऑटिस्टिक लोगों को दूसरों की भावनाओं, बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं की व्याख्या करने में भी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में क्या है, कोई फीलिंग्स या इमोशन नहीं है, इन लोगों में फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, बट क्या है वो दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि दूसरे लोगों की भी क्या है भावनाओं, बॉडी लैंग्वेज और भावों की क्या है समझ सकते हैं, बट क्या है वो उनको किस तरह से उन्हें पैम्पर्ड करना है, किस तरह से उन्हें समझना है, जो उनको किस तरह से व्यक्त करना है अपने फीलिंग्स दूसरों के सामने, वो नहीं आता है। तो इसी बेस पे आपका ये भी जो मिथक है वो भी कैंसिल किया जाता है कि ऑटिज्म बच्चों में भावनाएं होती हैं और वो हमेशा हिंसक नहीं रहते हैं, वो कभी अपने मर्जी के खिलाफ कोई काम होने पर जब ही हिंसक होते हैं। फोर्थ हम अपना मिथक पढ़ें। फोर्थ मिथक में क्या दे रखा है, ऑटिज्म केवल मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो हमारा फोर्थ मिथक है कि जो हमारा जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है उसका सिर्फ क्या प्रभावित होता है, उसका सिर्फ मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है इनके हिसाब से। हालांकि ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन वो मस्तिष्क के अलावा शरीर के कई हिस्सों को क्या है निशाना बना सकता है। उदाहरण के लिए ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को आम जनता की तुलना में मिर्गी परिवर्तित प्रतिरक्षा कार्य और जठरांत्र संबंधी समस्याओं का अधिक खतरा होता है। उनमें से कुछ नींद की बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं और अपने आहार के साथ संघर्ष कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन था कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनका सिर्फ मस्तिष्क प्रभावित होता है, लेकिन उन्होंने उसको खारिज किया है कि सिर्फ व्यक्ति की जो बॉडी में मस्तिष्क प्रभावित नहीं होता, और भी बहुत सारे उसके मतलब के
बहुत सी चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। जैसे मिर्गी होता है, हम सभी जानते हैं कि मिर्गी जो एक दौरा पड़ने वाली समस्या है, वो नॉर्मल व्यक्ति में भी देखी जाती है। बट जो हम बात करेंगे कि आम जनता की तुलना में, कि मतलब आम जनता के साथ जो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनमें मिर्गी मिर्गी जो दौरा पड़ता है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। जठरांत्र संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं, और कभी कभी क्या है, इन्हें नींद से भी पीड़ित होना पड़ता है। कभी कभी इन्हें नींद नहीं आती है ऐसे बच्चों को, और क्या है, कुछ ना कुछ इन्हें मतलब कि आहार के साथ संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज़ इन्हें सूट नहीं करती है। ज़्यादा जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो इन बच्चों को सूट नहीं करते हैं, और उनसे उन्हें दूरी बनाए रखनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ हम अपना देखें, क्या हमारा मिसकंसेप्शन है। सेकंड है ऑटिज्म खराब पालन पोषण के कारण होता है। यहाँ बात कर रहा है कि जिस प्रकार से बच्चों का जो पालन पोषण, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसके कारण क्या होता है, बच्चा को ऑटिज्म हो जाता है। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्शन भी क्या है, खारिज किया जाता है। ऐसा नहीं है। 30 साल पहले जब आत्म केंद्रित एक दुर्बल स्थिति के रूप में जाना जाता था, 30 साल पहले जब इसको हम नहीं पता था कि ये ऑटिज्म है, एक दुर्बल बहुत बुरी कंडीशन के रूप में क्या है, इसे आइडेंटिफाई किया जाता था कि माता पिता, विशेष रूप से माताओं को, जो हम बात करते हैं बच्चों की परवरिश के ऊपर, बच्चों के लालन पालन पे, तो सबसे पहले टारगेट किसे किया जाता है, हमारी माता को टारगेट किया जाता है। कि जो भावनात्मक रूप से दूर होने की दोषी ठहराया गया, उन्हें अक्सर रेफ्रिजरेटर माताओं के रूप में लेबल किया गया जाता था। तब से यह सर्वविदित है कि आत्मकेंद्रित आनुवंशिक है और मस्तिष्क में जन्म से मौजूद एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो माताओं को, जैसा माता अपने बच्चों को टाइम नहीं देती हैं, उनका अच्छा लालन पालन नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उनका बच्चा क्या होता है, डिसेबल्ड हो जाता है। बट इस चीज़ को कैंसिल या खारिज कर दिया गया है कि जो हमारा ऑटिज्म है, ये आत्म केंद्रित है, वो क्या है, आनुवांशिक है, वो जेनेटिक है, जो जन्म से पूर्व ही क्या है, बच्चे के मस्तिष्क में मौजूद होता है, और बच्चे के डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमने इसके मिथक पढ़ लिए कि हमें कितने प्रकार के मिथक देखने को मिले। 5 तरह के मिसकॉन्सेप्शन हमने पढ़ा कि इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन थे लोगों के माइंड में, बट अभी से क्या कर रखा है, इस पे डिस्कस होके इसे कैंसिल कर दिया गया कि इस तरह के कोई मिथक नहीं है, कि इस तरह की चीज़ों से कोई भी बच्चा ऑटिज्म नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। हमने अपने टॉपिक में एक चीज़ देखी कि जो रिसेंटली अपडेट हुए हैं चीज़ों में, रिसेंटली कोई शोध हुआ है, कोई अध्ययन हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसके बारे में भी मैंने एक सर्च किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटिज्म की महामारी विज्ञान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD की घटनाओं और वितरण का क्या है, अध्ययन है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के वैश्विक प्रसार की 2022 की व्यवस्थित समीक्षा में 2012 से 2021 तक प्रकाशित अध्ययनों में बच्चों में क्या है, 1% की औसत व्यापकता क्या है, पाई जाती है, जिसमें समय के साथ बढ़ती व्यापकता की प्रवृत्ति की गई है। जिस तरीके से हम जानते हैं टाइम के साथ साथ जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, इस तरह से इन बच्चों की कंडीशन भी क्या है, वो इंक्रीज होती चली गई है। हालांकि अध्ययन का 1% आंकड़ा निम्न और मध्य आय वाले देशों में व्यापकता को कम करके आंका जा सकता है। जिस प्रकार से जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो फाइनेंशियली पीछे हैं, जो हमारी है ना, जो आय से पिछड़े हुए हैं, मध्यम या निम्न आय वाले, उनकी व्यापकता को क्या कर रखा है, यहाँ पे कम करके आंका जा सकता है। वहाँ पे चीज़ों को कम किया जा सकता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। तो हमने पूरा अपना टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। हमने सब कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा, उसके मिथ्स पढ़े, है ना, जो भी हमने पढ़ा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने एसडी का परिचय पढ़ा, उदाहरणा पढ़ा, कितनी व्यापकता दर थी, है ना, क्या ऐतिहासिक उसका परिचय था, मेथड तक क्या हाल में ट्रेंड्स आए हैं, क्या अपडेट हुआ है, हमने सब पूरी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।